स्वीटी अपने पति नील, सास फाल्गुनी और ससुर प्रेमचंद के साथ रहती थी। स्वीटी जब देखो तब दूसरों का खून ही पीती रहती। लेकिन क्यों और कैसे? चलिए देखते हैं। रात को नील थका हारा दफ्तर से घर आता है और बिस्तर पर सोने जाता है। तब स्वीटी उसके बगल में आकर उसका कान खाने लगती है। नील, तुम आ गए? तुम्हें पता है आज मेरा मूड बहुत खराब है। स्वीटी, मैं बहुत थक गया हूँ, कल बात करते हैं। नहीं बेबी, तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। मुझे बताओ, मैं ज्यादा सुंदर हूँ या वो कचरे वाली चमेली? अरे यार, ये तुम क्या बकबक कर रही हो? लेकिन नील, माँ जी कभी मेरी सुंदरता की तारीफ ही नहीं करती। आज उन्होंने उस कचरे वाली चमेली को सुंदर कहा, लेकिन शादी के बाद इतने महीनों में आज तक उन्होंने झूठे मुंह मेरी तारीफ भी नहीं की। मैं जानती हूँ वो जलती है मुझसे। अरे स्वीटी, भला माँ तुमसे क्यों जलेगी? और तुम सुंदर हो ये तुम्हें भी पता है, तो किसी की तारीफ करने या ना करने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फिर भी उन्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए थी ना, आखिर मैं उनकी बहू हूँ। लेकिन नहीं, पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही है मुझसे। तुम्हें पता है, माँ जी जब खुद खाना बनाती है तब खुद की तारीफ कर कितनी मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाती है, लेकिन जब मैं रोजाना घंटों तक रसोई में कार्डियो करके इतना टेस्टी खाना बनाती हूँ तब वो मेरी तारीफ करती ही नहीं। अरे मेरी माँ, चुप हो जा। कब से मेरा खून पिए जा रही है? इंसान थका हारा घर आया हुआ है और उसमें भी तुम्हारा नाटक चल रहा है। अब अपना मुंह बंद करो और मुझे सोने दो, और तुम भी सो जाओ। नील के चिल्लाने से स्वीटी चुप हो जाती है, लेकिन वो अपने हरकतों से बाज नहीं आती। अगले दिन जब काम वाली गंगू साफ सफाई करने घर आती है तभी, गंगू, ठीक से पोछा मार। मेरा घर एकदम शीश महल की तरह चमकना चाहिए, वरना मैं तेरी तनख्वाह में से पैसे काट दूंगी। और वो देख, आंगन में कितने सूखे पत्ते गिर चुके हैं। ठीक से साफ सफाई भी नहीं करने आती तुझे तो। नॉनसेंस। और हाँ, मेरे रूम की भी सफाई दोबारा कर देना। किसी काम की नहीं है तू। तुझे तो हर रोज एक बच्चे की तरह सब बताना पड़ता है। अरे बस करो दीदी, बस करो। कितना दिमाग खाती हो आप। बहुत हुआ अब मैं इस घर में और काम नहीं करेगी। मैं जा रही है। फाल्गुनी मैडम, मेरा हिसाब किताब कर दो। मुझे ऐसी जगह काम ही नहीं करना जहां लोग बेवजह बेवकूफों की तरह दूसरे का खून पीते रहते हैं। अरे लेकिन गंगू, गंगू मेरी बात तो सुन ले। गंगू वहां से चली जाती है और ये देख फाल्गुनी का माथा बहुत गर्म हो जाता है। तेरी वजह से ही गई है वो। अरे पूरे मोहल्ले में सबसे सस्ती काम वाली थी वो। ये काम वाली बाइयों का रेट कितना बढ़ चुका है ये तुझे पता भी है? आखिर तुझे उससे दिमाग लड़ाने की क्या जरूरत थी? लेकिन माँ जी, मैं तो बस। अरे बंद करो अपना मैं तो बस। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें, तुम कितनी चैप्टर हो। अब जब तुमने ही उसे काम छोड़ने पर मजबूर किया है तो अब से तुम्हें ही घर की सफाई करनी पड़ेगी, और वो भी एकदम अच्छे से। मेरा घर एकदम शीश महल की तरह चमकना चाहिए। क्या? ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। हर रोज कोई ना कोई बहाना लेकर स्वीटी हमेशा किसी ना किसी का दिमाग खाती रहती। थोड़े दिनों बाद घर में स्वीटी की दादी सास भानुमती आती है और वो आते ही अपने कठोर नियम और कानून सब पे लगाना शुरू करती है। अरे ओ फाल्गुनी बहू, ये क्या है? गांव से शहर में आकर तुम्हारे तो चाल चलन ही बदल गए। अरे ये सूट क्यों पहन कर रखा है तुमने? जाओ जाकर साड़ी पहन कर आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है माँ जी,
मैं अभी आती हूँ। और तू प्रेमचंद, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और तू अभी तक सो रहा है। अरे नालायक, तू कल से मेरे साथ 6 बजे उठेगा, वरना तेरी खैर नहीं। ठीक है माँ। और तू पोता बहू, ये क्या केचुए की तरह नूडल शूडल बनाए हैं तुमने? अरे तनिक कुछ पौष्टिक बना देती। आज से इस घर में सिर्फ सात्विक भोजन ही बनेगा। और तू लल्ला, जल्दी से जाकर आज के आज ही अपनी ये दाढ़ी मूछ मुंडवा कर आ जा। अगर मुझे तेरे ये फिर से दाढ़ी मूछ दिखाई दिए तो इनके साथ साथ तेरे सिर के बाल भी मुंडवा दूंगी मैं। भानुमति आते ही सबके हंसते खेलते जीवन में अपने नियमों से ग्रहण लगा देती है और सभी को उसके नियमों का अनुसार करना ही पड़ता है। नील को ना चाहते हुए भी अपनी दाढ़ी मूछ निकालनी पड़ती है। फाल्गुनी अब ड्रेस की जगह साड़ी पहनने लगती है और बेचारा प्रेमचंद, जो हर रोज सुबह 9 बजे उठता है, उसे अब सुबह 6 बजे उठना पड़ता है। वही स्वीटी को भी अपने मनपसंद खाने को छोड़कर सात्विक भोजन बनाना पड़ता है। भानुमति के आने से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। फिर वो सभी स्वीटी के पास आते हैं। बहू, माँ जी ने तो हम सबके लाइफ लाइन की बैंड बजा दी है। माँ जी, वो लाइफ होता है, लाइफ लाइन नहीं। अरे स्वीटी बहू, अब तू दिमाग खाना शुरू मत कर। एक मेरी सास खा रही है, वो क्या कम है? स्वीटी, अब दादी को यहाँ से गाँव तुम ही भगा सकती हो। हाँ स्वीटी बहू, तुमने तो दूसरों के नाक में दम करने की और खून पीने की पीएचडी कर रखी है। बहू, कुछ भी कर, लेकिन उस बुढ़िया का खून पीकर उसे यहाँ से रफा दफा कर दे। ठीक है माँ जी, मिशन दादी भगाओ शुरू करते हैं। मैं अपना 100% दूंगी और दादी का खून बड़े मजे से पीऊंगी। अगली सुबह स्वीटी सुबह 3:45 बजे ही उठ जाती है और वो भानुमति के पास जाकर जोरों जोरों से घंटा बजाने लगती है। उठ जाओ दादी जी, उठ जाओ, सुबह हो गई है, जल्दी उठो। स्वीटी और घंटे की आवाज सुनकर भानुमति झट से डर कर उठ जाती है। अरे ओ चांडाल औरत, तू इतनी सुबह सुबह क्यों आई है यहाँ? और ये घंटा बजाकर क्यों परेशान कर रही है मुझे तू? ओफो दादी जी, आप भी ना कितनी भुलक्कड़ हो। आप ही ने तो कहा था ना कि आपको सुबह जल्दी उठना कितना पसंद है, और वैसे भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना कितना शुभ होता है, आपको तो पता ही होगा। चलिए चलिए, जल्दी उठिए। अरे लेकिन मेरी नींद, मुझे बहुत नींद आ रही है। नींद को गोली मार दो दादी जी और जल्दी चलो। अरे चुड़ैल, क्यों मेरा खून पीने आई है तू? स्वीटी भानुमति को उठाकर ही मानती है। फिर स्वीटी भानुमति को वॉक पर ले जाती है और उसे बहुत घुमाती है। घर आने के बाद भानुमति स्वीटी से चाय मांगती है। ये लीजिए दादी जी, करेले का जूस। क्या? अरे ओ पागल औरत, तू क्या सटिया गई है क्या? अरे मैंने चाय मांगी थी। कैसी बातें करती हो दादी आप ही ने तो कहा था ना कि हमें पौष्टिक और सात्विक खाना ही खाना चाहिए। चाय पियोगी तो आपको डायबिटीज होगा ना, इसीलिए करेले का जूस पीजिए, बहुत पौष्टिक होता है। कल आंवले का जूस दूंगी और परसों नीम का, ठीक है ना? क्या? नहीं, अगर मैं यहाँ रही तो ये स्वीटी यूं ही मेरा खून पीती रहेगी। नहीं नहीं, यहाँ से चले जाने में ही मेरी भलाई है। स्वीटी एक दिन में ही भानुमति के नाक में दम कर देती है, जिससे वो सबको बिना बताए तुरंत वहां से गांव चली जाती है और सभी स्वीटी के इस कारनामे से बहुत खुश हो जाते हैं। चलो, जान बची तो लाखों पाए। तुम्हारे खून पीने के टैलेंट का कुछ तो फायदा हुआ स्वीटी बहू। हाँ माँ जी, मैं तो हूँ ही टैलेंटेड। चलो, इसी बहाने आपके मुंह से तारीफ तो सुनने को मिली।
रागिनी और कीर्ति दोनों जुड़वा बहनें होती हैं और दोनों की शादी एक ही घर में होती है। बड़ी बहन रागिनी की शादी करण से और छोटी बहन कीर्ति की शादी ललित से होती है। ससुराल में उनकी सास उषा भी होती है। दोनों जुड़वा बहुओं के कारण घर में अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है। हे भगवान, आज तो मुझे बहुत ही लेट हो गया। कीर्ति पक्का जाग रही होगी। मैं जानता हूँ वो मेरे बिना नहीं सोएगी। ललित घर के अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी वो अपनी बीवी को गार्डन में वॉक करते हुए देखता है और उसके पास जाकर कहता है, ओहो जाने मन, आज तो तुम इस सैटिन नाइटी में कहर ही ढा रही हो। क्या बात है? मन तो कर रहा है कि तुम्हें अभी यहाँ पर जादू की झप्पी दे दूं। जैसे ही ललित उसे गले लगाने जाता है तभी वह जोर से चिल्ला पड़ती है, दूर रहिए देवर जी। उड़ी बाबा, रागिनी भाभी आप? क्या देवर जी, आपको पता है ना, हम दोनों बहनों में जिसके बाल लंबे हैं वो बड़ी यानी मैं रागिनी हूँ। आपने तो मुझे डरा ही दिया। सॉरी भाभी, वो मुझे लगा कि कोई बात नहीं देवर जी, नई शादी, मैं समझ सकती हूँ। थैंक यू भाभी। अगले दिन सास बड़ी बहू रागिनी को शगुन देती है। ये ले बहू, ये तेरा शगुन है। और सुन, अपनी छोटी बहन को ये मत बताना कि मैं तुझे ये 2 एक्स्ट्रा कंगन और 4 एक्स्ट्रा साड़ियां दे रही हूँ, वरना वो हंगामा मचा देगी। ऐसा नहीं होगा माँ जी। हाँ माँ जी, हमें इन सब का लालच नहीं है और ना ही हम दोनों के बीच कभी किसी बात को लेकर झगड़ा होगा, क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। है ना रागिनी दीदी? हाँ कीर्ति, तुमने बिल्कुल सही कहा। दोनों बहनों की एकता देख उषा थोड़ी घबरा जाती है। ये दोनों जुड़वा बहनें अगर ऐसी ही एक रही तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। मैं इन दोनों पर भारी पड़ने की जगह ये दोनों मुझ पर भारी पड़ जाएगी। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं इन दोनों के बीच दरार तो डाल कर ही रहूंगी। एक दिन जब घर में मेहमान आते हैं तब उन्हें शरबत परोसने वहां छोटी बहू कीर्ति आती है। ये देखो विमला बहन, ये मेरी बड़ी बहू रागिनी है, एकदम गुनी है। वही उसकी छोटी बहन कीर्ति थोड़ी सी ढीली है। क्या माँ जी, मैं रागिनी दीदी नहीं हूँ, मैं तो आपकी छोटी बहू कीर्ति हूँ। क्या? ओ तेरी! अरे बाबा, ये दोनों जेरॉक्स कॉपियों में कंफ्यूज होकर मेरे दिमाग का तो फ्यूज ही उड़ जाएगा। पता नहीं किसने कहा था मेरे बेटे को कि 2 जुड़वा बहनों से शादी करे। खैर माँ जी, इससे मैं ये तो समझ गई हूँ कि आप मुझसे कम और दीदी से ज्यादा प्यार करती हो। अरे नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम दोनों भी मेरी फेवरेट हो। एक दिन मोहल्ले के 2 गुंडे रागिनी को जेवर पहने हुए बाजार में देख लेते हैं। अरे भाई, वो देख लड़की, ये वही लड़की है जो बेकरी के पीछे वाले घर में रहती है। इस भरे बाजार में तो हम इसके गहने चुरा ही नहीं सकते, लेकिन रात में इसके घर पर डाका डालेंगे और इसके सारे गहने चुरा लेंगे। रात होने के बाद वो दोनों भी गुंडे उनके घर में घुस जाते हैं और वो रागिनी की जगह गलती से कीर्ति के कमरे में घुस जाते हैं और उसके गहने चुरा लेते हैं। तभी घर से बाहर निकलते वक्त उन्हें रसोई में रागिनी दिखाई देती है और वो उसे देखकर डर जाते हैं। ओ तेरी, अभी तो ये अंदर सोई थी। वही तो भाई, एक झटके में ये यहाँ कैसे टपक गई? कहीं ये भूत तो नहीं? अच्छा, तो तुम दोनों मेरे बहन के गहने चुरा कर भाग रहे थे। रुको, तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। माँ जी, करण, कीर्ति, देवर जी, जल्दी से बाहर आइए। रागिनी की आवाज सुनकर सब लोग वहां आ जाते हैं और उन दोनों गुंडों की खूब पिटाई करते हैं। उस वक्त दोनों बहनों को एक दूसरे की कदर करते हुए देख उनकी सास वापस घबरा जाती है और उन दोनों को अलग करने के लिए वो एक बड़ी चाल चलती है।
वो उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने लगती है। हाँ छोटी बहू, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने अपनी कानों से सुना है। यही कह रही थी तेरी रागिनी दीदी फोन पर कि वो तुझसे बहुत नफरत करती है क्योंकि तू एक नंबर की बेवकूफ है। तुम दोनों ट्विंस होने के बावजूद भी वो ये कह रही थी कि वो तुम दोनों में ज्यादा सुंदर दिखती है। क्या दीदी ने ये सब कहा मेरे बारे में? हाँ बहू, मुझे भी सुन के बहुत बुरा लगा। उषा ऐसे ही जाकर रागिनी के मन में भी कीर्ति के लिए नफरत पैदा करती है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे कीर्ति देख लेती है। क्या कहा? कीर्ति मुझे चुड़ैल कह रही थी और वो मेरी मरने की राह देख रही है ताकि वो हर चीज पर अपना कब्जा कर सके। हाँ बिल्कुल, सामने से अच्छी और पीछे से बुरी, ऐसी ही है तेरी छोटी बहन। मैंने खुद अपनी कानों से सुना है। अच्छा, तो ये बात है। माँ जी, आपका प्लान अब मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया है। अब देखिए कि आपके ही प्लान में आपको कैसे फंसाती हूँ। फिर कीर्ति अगले दिन अपनी बड़ी बहन रागिनी की तरह नकली लंबे बाल लगाकर और उसकी ही साड़ी पहनकर सास के पास जाती है। माँ जी, आप कल मुझे बता रही थी ना कि कीर्ति दीदी ने मुझे चुड़ैल कहा, और क्या क्या कहा उसने मुझे, जरा विस्तार से तो बताइए। विस्तार से क्या बताऊं बहू, तेरी बहन तो तुझसे बहुत जलती है। वो नहीं चाहती कि तू उसकी जेठानी रहे, और तो और उसे तेरे हाथ का बना हुआ खाना भी अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि तू एक नंबर की झूठी है। तभी वहां पर असली रागिनी आती है। अच्छा माँ जी, ये सब कहती है कीर्ति मेरे बारे में? अरे ये क्या, तुम दोनों के भी बाल लंबे कैसे हुए? तुम दोनों में से असली रागिनी कौन है? मैं हूँ नकली रागिनी यानी कीर्ति, और असली मैं हूँ। माँ जी, आपने हम दोनों में झगड़ा कराने की कोशिश की, हमें अलग करने की साजिश रची, लेकिन हम दोनों का प्यार इतना मजबूत है कि आप हम दोनों को अलग कभी नहीं कर पाएंगे। मैंने सब कुछ सुन लिया था माँ जी कि कैसे आप रागिनी दीदी को मेरे बारे में झूठी बातें बता रही थी, और उनके सामने आपका सच लाने के लिए ही मुझे ये सब करना पड़ा। माँ जी, जब हम आपको अपनी माँ के जैसा प्यार करते हैं तो आप हमें बुरी सास की तरह परेशान क्यों करती है? आपको ऐसा लगता है कि हमारी एकता आपके लिए खतरा ना बने, लेकिन अगर हम तीनों एक साथ मिलकर खुशी से रहेंगे, सास बहू नहीं बल्कि माँ और बेटियां बनकर रहेंगी, तो हमारा रिश्ता कितना सुंदर बनेगा माँ जी। उषा को उन दोनों की बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तुम दोनों बिल्कुल सही कह रही हो। मैं ही गलत थी जो एक सास बनकर तुम दोनों बहनों को अलग करने चली। अब ये सास माँ बनकर अपनी बेटियों से प्यार करेगी और हम तीनों धूम मचाएंगे। और उस दिन से वो तीनों साथ में खुशी से रहने लगती है।